नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रयागराज के दौरे पर थे। कहने को वो तो एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो उन्होंने मैसेज आज प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, वो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है, एक बहुत बड़ी पटकथा लिख रहा है। अखिलेश यादव का वो पीडीए का फॉर्मूला जिसके बल पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी जीत मिली, अब वो पीडीए के फॉर्मूले में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के सहारे 27 का किला फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। आपने कल आगरा में भी देखा अखिलेश यादव ने कैसे मौके पर मौजूदा सियासत को दलित बनाम ठाकुर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कल हमने आपको अपने अंक में बताया था कि कैसे आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में अखिलेश यादव के मैसेज का एक बड़ा असर है। तो आज अखिलेश यादव प्रयागराज में थे। उन्होंने वहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया। एक बाइट आप बहुत उनकी सुन रहे होंगे जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लग रहे उन एलिगेशंस के जवाब दिए, जिसमें जब 2012 से 17 के बीच में सपा की सरकार थी तो ये कहा जाता था कि यहां पर पोस्टिंग एक खास वर्ग के, एक जाति विशेष के लोगों की होती है। एसडीएम वाली कहानी आपको पता ही होगी। पुलिस भर्ती में यादवों की बहुलता पर सवाल उठते थे। आज अखिलेश यादव ने इन तमाम बातों को जवाब दिए। उन्होंने बताया कि कैसे प्रयागराज में, कैसे कन्नौज में, कैसे तमाम दूसरी जगहों पर थानों में एक जाति विशेष के लोगों की भर्तियां हैं, बहुलता है। अखिलेश यादव बहुत फोकस्ड अंदाज में आज मौजूदा सरकार पर तंज कस रहे थे। वो ये बता रहे थे कि एक जाति विशेष यानी कि ठाकुर जाति के लोग, वो उसे सिंह भाई साहब कह रहे थे, उनकी पोस्टिंग की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव की वो बाइट आप सुन लीजिए, छोटी सी, लेकिन इसके बाद का विश्लेषण इस बाइट पर नहीं है, इस चर्चा पर नहीं है। उसका विश्लेषण का एंगल कुछ और है जो आपकी सोच से परे है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सुनिए अखिलेश यादव का वो बयान। आगरा में जो पोस्टेड है SHO SO, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। तो अखिलेश यादव के उस बयान को आपने सुन लिया। आपने देखा कि कैसे अखिलेश यादव एग्रेसिव थे। आज अखिलेश यादव जब प्रयागराज से अपनी बात कह रहे थे तो उस इलाके के, या मैं कहूं उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 बड़े नेताओं को मैसेज दे रहे थे। 2 नेताओं को। आज उन 2 नेताओं में से एक की बात होगी। नाम भी आपको बता देता हूं। पहला नेता है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, और दूसरे नेता हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों की सियासत प्रयागराज के इर्द गिर्द घूमती है। राजा भैया जो कुंडा प्रतापगढ़ से विधायक हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो कौशांबी के सिराथू से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। आज बात राजा भैया की कि कैसे अखिलेश यादव ने प्रयागराज से ठाकुर नेता राजा भैया को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने यह साफ कर दिया कि आपकी सियासत के आगे अखिलेश यादव ने पीडीए का एक बड़ा फॉर्मूला लगा दिया है। ये वही राजा भैया हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के बड़े करीबी हुआ करते थे। जियाउल हक का कांड आप सबको पता होगा, ना पता हो तो गूगल कर लीजिएगा। इस मामले में राजा भैया का नाम था, लेकिन सीबीआई की क्लीन चिट मिली उन्हें। बावजूद इसके सरकार और अखिलेश यादव पर बड़ी तोहमतें लगी। इसके बाद अपनी राहें धीरे धीरे जुदा हुई और मौजूदा वक्त में राजा भैया अखिलेश यादव का नाम लेना पसंद नहीं करते। अखिलेश यादव भी उस बेल्ट में जाते हैं तो पूछते हैं कौन राजा। उन्होंने तो इस बार
2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव को विधानसभा का टिकट तक दे दिया था। आज प्रयागराज से अखिलेश यादव ने राजा भैया को साफ संदेश दे दिया कि अगर आप ठाकुरों की राजनीति करते हैं, अगर आप क्षत्रिय होने का दंभ भरते हैं, तो हमारे साथ पीडीए का फॉर्मूला है और इसी पीडीए के फॉर्मूले पर हम सियासत की बड़ी लकीर खींच रहे हैं। प्रयागराज जहां पर अखिलेश यादव मौजूद थे, उसके आसपास की 6 लोकसभा सीटों का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि उन सीटों पर कैसे सूरत हाल दलितों के हैं, कैसे अखिलेश यादव इस पीडीए के फॉर्मूले पर राजा भैया की ठाकुराई की राजनीति को वहां से खत्म करने पर आमादा है। तो सबसे पहले बात प्रयागराज की ही। प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र जहां से कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह सांसद बने हैं। कांग्रेस का हालांकि यहां पुराना जनाधार था, लेकिन समाजवादी पार्टी का बल मिलने के बाद 2024 के चुनाव में उज्जवल रमन सिंह को जीत के लिए राहें आसान मिली। यहां पर कायस्थ, ब्राह्मण, यादव, दलित और मुसलमान की एकजुटता अपने नेता को जिताती है। यहां पर जो ठाकुर जाति के लोग हैं वो तकरीबन 8% हैं और दलित जो हैं वो 20% हैं। अखिलेश यादव प्रयागराज में बैठकर उन दलितों को एकजुट करने के प्रयासों में थे, जिनकी आबादी यहां पर 20% है। प्रयागराज से सटा हुआ लोकसभा क्षेत्र है फूलपुर। फूलपुर में बीजेपी के प्रवीण पटेल सांसद हैं। यहां पर पटेल, यादव, दलित और मुसलमान की राजनीति चलती है। ठाकुर यहां पर महज 7% हैं तो दलित 20%। अखिलेश यादव यहां बैठकर दलितों के लिए सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। इसके बाद इससे सटा हुआ इलाका है कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र, जहां पर बीजेपी के विनोद कुमार सोनकर सांसद हैं। यहां पर दलित, ओबीसी और मुसलमानों की एकजुटता से सांसद और विधायक चुने जाते हैं। यहां पर ठाकुर महज 5% हैं और दलितों की आबादी सबसे ज्यादा लगभग 35% है। अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर हम दलितों के मुद्दे पर उनके साथ रहे तो यह दलित हमारे साथ 2027 के चुनाव में पूरे चुनाव के परिणामों को बदलने की हैसियत रखता है। कौशाम्बी के बाद बगल का भदोही जिला, जहां के लोकसभा से क्षेत्र में बीजेपी के विनोद कुमार बिंद सांसद हैं। यहां से बिंद, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान अपने सांसद को जिताते हैं। यहां पर जो ठाकुर हैं वो महज 6% हैं और दलित 25%। अखिलेश यादव यहां पर भी अपने दलित वोट बैंक को एकजुट कर रहे हैं। इसके बाद आता है पड़ोस का जिला मिर्जापुर, जहां से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। यहां से भी कुर्मी, दलित, ब्राह्मण और मुसलमान के वोट बैंक से चुनाव जीता जाता है। ठाकुर यहां पर महज 8% है और दलितों की आबादी 25%। जी, इन्हीं 25% को अखिलेश यादव का मैसेज है कट एंड क्लियर। इसके बाद आता है प्रतापगढ़ जिला, जहां से समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल सांसद हैं। पटेल, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के वोट बैंक से यहां पर चुनाव जीता जाता है। ठाकुर यहां पर 8% हैं और दलित 20%। यहां पर भी दलितों की बड़ी आबादी अखिलेश यादव के लिए 27 के चुनाव में बड़ा काम करेगी। हालांकि प्रतापगढ़ का यह इलाका राजा भैया के प्रभाव का क्षेत्र रहता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर मुखालफत की थी, अपने प्रत्याशी उतारे थे। बहुत ज्यादा तो नतीजे बेहतर उनके लिए नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सपा का नुकसान जरूर किया था। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में उनकी राहें समाजवादी पार्टी से जुदा थीं। उन्होंने ना सपा को सपोर्ट किया ना भाजपा को। नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहा। भाजपा को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। अब आपको बताएंगे कि राजा भैया की बात जब इतनी हो रही है तो उनका प्रभाव कितना है। राजा भैया ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो हमेशा निर्दलीय या अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं। जो सरकार सत्ता में रही है वो उसको सपोर्ट करते रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर अपना समर्थन देते रहे हैं। राजा भैया का प्रभाव हालांकि इन 6 लोकसभा सीटों पर कितना है यह आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात प्रतापगढ़ की करेंगे, जहां के कुंडा से वो विधायक हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, वहां से बीजेपी का सांसद बना, लेकिन 2024 में उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। लिहाजा लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। उन्होंने कहा कि हमारे मतदाता स्वतंत्र हैं, वो जिसे वोट करना चाहें वोट कर सकते हैं। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। यानी कि बिना राजा भैया के सपोर्ट के भाजपा यहां पर नगण्य रही।
राजा भैया का जो प्रभाव है वो प्रतापगढ़ के कुंडा, बाबागंज की विधानसभाओं में खास दिखता है। हालांकि प्रतापगढ़ के बाहर राजा भैया का प्रभाव उतना नहीं है, या ठाकुर जातियों में भी उनका वो वर्चस्व नहीं है। सबसे पहले बात कौशांबी की करेंगे, जहां पर प्रतापगढ़ से सटी हुई कुछ विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव दिखता है, बाकी जगहों पर वो नगण्य है। सिराथू में उनका थोड़ा मोड़ा प्रभाव दिखता है, जहां पर दलित और ओबीसी की बाहुल्यता है। बावजूद इसके कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है। सिराथू के अलावा उनका कहीं पर भी प्रभाव कौशांबी में नहीं दिखता। इसके बाद आती है फूलपुर सीट। फूलपुर सीट पर भी राजा भैया या ठाकुरों के नेता के तौर पर उनकी जो पहचान है वो नगण्य है। वो राजा भैया के तौर पर तो जरूर पहचाने जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े ठाकुर नेता के तौर पर उनका कोई वर्चस्व नहीं है। प्रतापगढ़ की जो सीमा से लगी हुई विधानसभा की सीटें हैं, बस वहीं पर उनका नाम है, उनकी पहचान है। इसके बाद प्रयागराज अगर आप आएंगे तो यहां पर राजा भैया या उनकी पार्टी या ठाकुर नेता के तौर पर उनका कोई बहुत बड़ा सियासी वजूद नहीं है, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकली उनकी पहचान नहीं है। शहरी इलाकों में प्रभाव उनका बिल्कुल शून्य है। हाँ, ग्रामीण इलाकों में ठाकुर जातियों के बीच थोड़ा मोड़ा राजा भैया का वर्चस्व है, लोग उन्हें जानते पहचानते हैं, उनके नाम पर कहीं कधार वोट पड़ भी जाते हैं। इसके बाद भदोही आप जाएंगे तो राजा भैया का कोई प्रभाव नहीं है, उस लोकसभा क्षेत्र में उनकी कोई वजूद को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद आखिरी है मिर्जापुर, जहां पर भी उनकी जो स्थिति है वो नगण्य है, कोई उन्हें नहीं पहचानता, बहुत ज्यादा उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। यहां पर भी अनुप्रिया पटेल का बड़ा प्रभाव है। पटेल वोट बैंक की यहां पर बड़ी लड़ाई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यहां पर उनको कड़ी टक्कर की थी। तो ये राजा भैया का प्रभाव है। अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में राजा भैया को सीधी चुनौती इनडायरेक्टली दे रहे थे कि अगर आप ठाकुरों के बड़े नेता होने का दावा करते हैं तो हम दलितों के साथ हैं। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के कॉम्बिनेशन पर इस बार 27 में कहानी पलटने जा रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव राजा भैया को एक ठाकुर नेता होने की जो उनकी गुमान है, जो उनकी एक सोच है, उससे बाहर आने की बात कह रहे थे। इनडायरेक्टली अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ी लड़ाई पीडीए के नाम पर लड़ी जानी है, उनमें दलितों का एक बहुत बड़ा रोल है। मायावती ने भी आज ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी और तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन यह बात भी समझ से परे है कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इतने बुरे हैं तो फिर मायावती ने खुद उनके साथ गठबंधन 2019 में क्यों किया था? 1991 में मुलायम सिंह ने काशीराम को चुनाव क्यों लड़वाया था? असल में ये सियासी मजबूरियां हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में बहुजन समाज पार्टी का क्या हश्र है, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं, उनका सियासी वजूद खत्म हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी किसी वक्त में दलितों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और मायावती कांशीराम के बाद दूसरी सबसे बड़ी नेता। लेकिन धीरे धीरे वक्त की नजाकत में सारी चीजें बहती चली गईं, मायावती हाशिए पर आ गईं और बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट गई। उसका राजनीतिक ग्राफ बिल्कुल खत्म हो गया। अब दलितों के सबसे बड़े नेता बनने की होड़ है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण है, दूसरी तरफ बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव को भी यह बात पता है कि दलित वोट बैंक उनके लिए कितना जरूरी है। और सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को भी यह बात पता है कि अगर दलित वोटर उनके साथ साल 2019 में साथ आया तो उसके साथ एक बड़ा रेवोल्यूशनरी बदलाव आया, लेकिन जब 24 का चुनाव आया तो दलित उनके साथ नहीं रहा। नतीजा उनके सामने है। अब डर बीजेपी को भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है कि जिस तर्ज पर 2024 में दलितों ने सपा को सपोर्ट किया है, अगर वही तरतीब बनी रही, अगर वही कॉन्सेप्ट चलता रहा तो फिर 27 की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। और अखिलेश यादव को दलितों का साथ मिलना 2024 के चुनाव में एक बड़ी संजीवनी है। इसीलिए वो रामजीलाल सुमन के राणा सांगा के बयान पर अब खुलकर राजनीतिक बयानबाजियां कर रहे हैं, खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस लड़ाई को दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई बना दिया है। ठाकुरों का इन प्रभावों में, इन जिलों में कितना प्रभाव है, ये हमने आपको बताया। और अखिलेश यादव ने इनडायरेक्टली प्रतापगढ़ में राजा भैया को प्रयागराज में बैठकर चुनौती दे दी है, उनको आईना दिखाने का काम किया है। आप अखिलेश यादव के इस मूव पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? और अखिलेश यादव ने ये जो काम कल आगरा में किया था, आज प्रयागराज में किया है, इस पर आपकी क्या समझ है? आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के लिए कितना फ्रूटफुल साबित होगा, हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।